गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कूलाम के लॉ के अनुप्रयोग में किस तरीके से प्रश्न हल किए जाएंगे वो बताया था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझते हैं। फिजिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ने के पीछे दो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। पहला कि जब आप पढ़ें तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, इसका जो तरीका है अंडरस्टैंडिंग का, वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऐसे सीखते हैं तो कोई भी टॉपिक आपको टफ नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ हमेशा ये याद रखना, जो फिजिक्स है वो हमेशा जो उसके प्रीवियस टॉपिक हैं, यानी कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमेशा उन टॉपिक से ही नए टॉपिक का निर्माण होता है। यानी कि जो हम नया टॉपिक बनाते हैं या उसका जो सूत्र होता है, उसका जो डेरिवेशन होता है, वो पूरा का पूरा जो पिछला टॉपिक है उसकी थ्योरी को यूज़ करके या उसके रिजल्ट को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। अभी मैं अपने टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीपली आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको केवल कंटेंट पर ही फोकस करवाया जाए। लेकिन अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है तो हमें कंटेंट के अलावा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसकी कल्पना आप ऐसे कीजिए कि माना कहीं पर एक फायर का बहुत बड़ा सोर्स है, यानी कि कहीं पे आपने आग जलाई हुई है और उसके चारों तरफ आप बैठे हुए हैं। माना ये कोई सोर्स है फायर का और इसके चारों तरफ इस तरीके से आप बैठे हैं। आप जितने नज़दीक बैठेंगे आपको इसकी जो हीट है वो उतनी ज़्यादा, या इसका जो टेम्परेचर है उतना ज़्यादा आपको महसूस होगा, और जितना आप इससे दूर बैठते जाएंगे आपको उसका टेम्परेचर उतना ही कम महसूस होगा। आइए ये समझते हैं कि कोई भी भौतिक राशि है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड नहीं, केवल आपको ये समझना है कोई भी भौतिक राशि है, वो भौतिक राशि अपने चारों तरफ, कोई भी भौतिक राशि है वो अपने चारों तरफ एक इफेक्ट जनरेट करती है। यानी कि उसका जो प्रभाव होता है वो प्रभाव एक क्षेत्र तक सीमित रहता है। उस क्षेत्र में जो उसके नज़दीक के बिंदु होंगे उन पर उसकी जो तीव्रता है वो अधिक होती है, और जैसे जैसे हम दूर उससे जाते रहेंगे उसकी तीव्रता कम होती जाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्येक भौतिक राशि के चारों ओर, यानी कि 3D में, त्रिविमीय रूप में उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। अब बात, जैसा कि हम कूलाम के नियम में पढ़ चुके हैं कि कोई दो आवेश हैं, वो एक दूसरे से अगर r दूरी पर रखे गए हैं तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। बल क्यों लगाया? ना तो इनका कोई कांटेक्ट था, ना ये एक दूसरे को टच कर रहे थे, तो फिर क्यों इन्होंने एक दूसरे पर बल लगाया? इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं और उसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये कोई चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ वाला ये स्पेस, जिसमें कि इसके प्रभाव प्रभाव कैसा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि कोई भी टेस्ट चार्ज अगर इसके इस क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर ही, मैं अलग अलग बिंदु दिखा रहा हूं, इन बिंदुओं पर कोई भी टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो उस टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। वो रिपल्सिव हो सकता है, वो अट्रैक्टिव हो सकता है, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण उसकी प्रवृत्ति हो सकती है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि किसी भी आवेश के चारों ओर का स्थान या क्षेत्रफल जिसमें उसके प्रभाव, और प्रभाव कैसा है, बल का अनुभव कौन करेगा? एक दूसरा चार्ज करेगा, दूसरा आवेश करेगा, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा इस तरीके से दी जा सकती है, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश या किसी अन्य आवेश को वैद्युत बल का अनुभव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। दूसरा पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या होगा, जैसे कि मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा था कि आपने कहीं पर आग जलाई हुई है, आप उसके नज़दीक होते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो आपको ज़्यादा महसूस होता है। अगर आप दूर होते हैं तो उसका टेम्परेचर आपको
कम महसूस होता है। इस तरीके से अलग अलग बिंदुओं पर आपको जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो अलग अलग महसूस हुआ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का जो आवरण है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में भी जो परीक्षण आवेश होगा उसको अलग अलग बिंदु पर अलग अलग बल का अनुभव होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक स्पेसिफिक वर्ड है, यानी कि ये हमें वैद्युत क्षेत्र तो एक पूरे क्षेत्र की बात करता है। माना आपने एक कमरे में लाइट जलाई हुई है, जहां बल्ब के नीचे लाइट जली हुई है, उस स्पेस, माना ये एक बल्ब है, इधर ज़्यादा लाइट है, लेकिन जैसे जैसे कमरे का एरिया बढ़ता जाता है उसकी लाइट कम होती जाती है। तो जो वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कितनी लाइट है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देखना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, किस पर, किसी टेस्ट चार्ज पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। अब हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा या डेफिनेशन बनाने के लिए आप उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये किसके अंदर है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर वैद्युत बल का मान, और किस पर, टेस्ट चार्ज पर, यानी कि ये खुद हमें रिजल्ट दे रहा है, हमें फोर्स का कैलकुलेशन करना है और टेस्ट चार्ज पर करना है। इसे हम फोर्स पर यूनिट चार्ज भी कहते हैं, और इसे हम नॉर्मल रेशियो ऑफ फोर्स और कोई भी चार्ज अगर है हमारे पास तो उस तरीके से भी ले सकते हैं। तो इससे हम जब डेफिनेशन बनाएंगे तो डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान है, या प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां से हमारे पास फॉर्मूला भी आ जाता है, F/Q0, ये फॉर्मूला है। थोड़ा सा टेस्ट चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। टेस्ट चार्ज हम इस तरीके से ले रहे हैं, लिमिट Q टेंड्स टू 0। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो टेस्ट चार्ज है वो इतना छोटा है कि उसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर है। हम उसको इतना छोटा ले रहे हैं कि वो लगभग 0 है। ऐसा क्यों लिया जाता है, ताकि जो चार्ज है वो उसके इफेक्ट पर अपना ज़्यादा प्रभाव न डाले और उस पर हम सही तरीके से फोर्स का कैलकुलेशन कर सकें। अगर ये वैल्यूज़ हम ध्यान रखते हैं तो E = हो जाएगा लिमिट Q टेंड्स टू 0 F/Q0। डायरेक्शन की बात करते हैं। वैद्युत बल की जो डायरेक्शन थी, यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज हमने लिया था तो आउटवर्ड डायरेक्शन थी, बाहर की ओर थी, और नेगेटिव लिया तो अंदर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होती है जो कि वैद्युत बल की डायरेक्शन है। यहाँ पर एक चीज और क्लियर करनी, अगर आप कूलाम के नियम को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो जो जो प्रक्रियाएं जिस तरीके से भी आपने वहां पर की हैं वो सारी की सारी यहाँ पर भी होने वाली है, यानी कि यहाँ पर आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी का जिस तरीके समझेंगे, अगर उनका नेचर एक ही है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन, फॉर्मूला, तमाम चीजें उसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। E = F/Q0। इससे ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, और अगर हम यूनिट फाइंड करें तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। काफ़ी टाइम बोर्ड एग्जाम में अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो न्यूटन पर कूलाम, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक है वो न्यूटन पर कूलाम है। अब आगे बढ़ते हैं। हम किसी पॉइंट पर, कोई पॉइंट चार्ज है हमारे पास और उससे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। हमारे पास एक सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। अब हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। जैसे कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, कोई भी फिजिक्स का टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रीवियस नॉलेज का यूटिलाइज हमको करना चाहिए, और हम अच्छे तरीके से अगर उसको यूटिलाइज करना सीख जाते हैं तो जो नया टॉपिक है उसमें हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। P पॉइंट पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है यहाँ पर हमें सबसे पहले एक चार्ज चाहिए, और उस चार्ज के लिए हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। Q0 हमने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख लिया। अब ये कूलाम के नियम की तरह बन गया है। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इनके बीच में हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना। और जो फोर्स होगा F = 1/4πε0 Q Q0
आर स्क्वायर। देखिए कितना इजी है, और जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड, बाहर की ओर होगी। ये हमने यहाँ पर फोर्स फाइंड कर लिया, बल ज्ञात कर लिया, किस पे किया, टेस्ट चार्ज पर। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन थी वो हमें क्या बता रही थी, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, राइट। अब इस डेफिनेशन का अगर हम यूज करें तो यहां पर एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें क्यू नॉट भी है तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। फाइनली E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन ये मैंने केवल आपको गणितीय रूप बताया है, यहाँ पर मैं कुछ लिख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो की लेंथ है उससे बढ़ जाएगी। आपको बुक को साथ में रखते हुए इसको खुद ही नोट करना है, केवल ये जो समझने वाला पार्ट है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। डेरिवेशन कैसे किया जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, जो ये फिगर आपने बनाई है उसके तरीके से आप एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले आपने क्या कंसिडर किया है, माना एक प्लस क्यू चार्ज है, वही आपको लिखना भी अपनी कॉपी में। उससे r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जिस पर कि वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हमने क्या किया, अगला स्टेप हमने किया कि माना Q नॉट कोई परीक्षण आवेश है जो P बिंदु पर रखा गया। फिर परीक्षण आवेश पे क्या हुआ, कूलाम के नियम के अनुसार Q नॉट पर प्लस Q के कारण बल लगेगा, और वो बल कितना था, ये था। उसके बाद हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार E इज इक्वल्स टू ये, और फिर हमने F का मान इसमें रख दिया और इजिली हमारे पास फॉर्मूला आ गया। मजेदार बात है, यहां पर जो फॉर्मूला है वो लगभग फोर्स की ही तरह है, केवल एक चार्ज इसमें कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसी तरीके का है। यहां पर हम डायरेक्शन के लिए आर कैप ले लेंगे, आर कैप ये वाली डायरेक्शन दिखाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड। इसको मैं अलग से आपको समझा देता हूं। माना कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, हालांकि हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा नहीं है, वो आउटवर्ड होती है, यानी कि ऑरिजिनेटिंग होती हैं। ऐसा लगता है कि वो लाइनें सारी की सारी इस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और बाहर की ओर जा रही हैं। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज में यही पैटर्न रहता है, लेकिन इस पैटर्न में डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, यानी कि ऐसा लगता है सारी की सारी लाइनें कहीं अनंत से आ रही हैं और इस पॉइंट पर आकर टर्मिनेट हो रही हैं। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड, ये है पॉजिटिव और ये है माइनस। परीक्षा में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस या भौतिक सार्थकता। वैद्युत जो क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता क्या है। सार्थकता का अर्थ कई बार ये होता है कि फिजिक्स से ज़्यादा आप शब्दों पर भी ध्यान दिए। सार्थकता का अर्थ है कि उसकी इंपोर्टेंस क्या है, या वो कहाँ तक वैलिड है, या किस तरीके से वो चीज़ों को करने के लिए हमें हेल्पफुल है, यानी कि हम उसकी सहायता से कैसे दूसरी चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको बहुत सरल शब्दों में समझिए। वैद्युत क्षेत्र हमें यह बताता है कि कोई भी आवेश है उसके चारों तरफ उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां तक उसका क्षेत्र है, यदि उस क्षेत्र में कोई भी आवेश आता है तो इस आवेश के कारण उस पर बल लगेगा, यानी कि विदाउट कॉन्टैक्ट भी इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, और अलग अलग बिंदुओं पर इसकी तीव्रता अलग होगी। और कुछ इसमें आपको ज़्यादा नहीं समझना है, केवल इतना ही समझना है कि कोई आवेश है, उस आवेश के चारों ओर जो उसका वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को रखने पर उस पर बिना कांटेक्ट के, यानी कि टच नहीं करना है, उसके बावजूद भी उस पर बल लगेगा। तो हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस में केवल इतना ही समझना, और इससे हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी बिंदु पर एक आवेश के कारण, और उसका मान हो जाएगा F इज इक्वल्स टू Q नॉट E। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए। आइए पोजीशन वेक्टर फॉर्म देखते हैं। स्थिति सदिश के रूप में वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो प्रीवियस टॉपिक हैं उनसे आपको इनको रिलेटेड करना है। आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी और ना ही आपको दबाव लगेगा, यानी कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इजी तरीके से पुराने ही कॉन्सेप्ट को आगे यूज कर सकते हैं। जब मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था तो उसमें ये पोजीशन थी Q1 की R1 और Q नॉट की R2। यहाँ पर हमने R2 माइनस R1 का मॉड निकाला था क्योंकि हमें इनके बीच की दूरी चाहिए थी, और उसके बाद हमने इनके बीच में फोर्स फाइंड कर लिया था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q नॉट
R2 माइनस R1 होल क्यूब R2 माइनस R1 वेक्टर। इस तरीके से हमने फाइंड किया था। मैंने कंपेयर करने के लिए दोनों ही ग्राफ यहाँ पर बनाए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि किसी भी आवेश के कारण, यानी कि कोई आवेश है, उस आवेश से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ये आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले। यहां पर चेंज क्या हुआ, जहां पहले एक चार्ज था वहां अभी भी चार्ज है, उसका पोजीशन वेक्टर r1 है, यहां भी r1 था। अब जहां दूसरा चार्ज था वहां पर हमने एक बिंदु ले लिया और उस बिंदु की जो दूरी है, यानी उसका जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, वो r2 है। तो क्या हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हमने फिर से वही मेथड यूज करना है, पहले इनके बीच की दूरी चाहिए हमें, तो r2 माइनस R1 का मॉड हो जाएगा। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे फोर्स आउटवर्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा, तो आउटवर्ड के लिए हमने ये यूज किया। और सीधे हम फॉर्मूला जानते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप बड़ा ना कीजिए, छोटा कीजिए। आप यहाँ पे चाहें तो एक टेस्ट चार्ज रख के पहले फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो प्रीवियस टॉपिक में मैंने बताया आपको, उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r2 माइनस R1 मॉड होल क्यूब R2 माइनस R1। ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म है, आपको केवल ये डिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए और इसमें नई चीज कुछ भी नहीं है। आइए अब अध्ययन करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का, अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसा कि हम जब कूलाम के नियम का अनुप्रयोग कर रहे थे तो यहाँ पर एक आवेश रखा गया था जिसे हमने Q1 नाम दिया था। यहाँ पर हमने क्या एक तंत्र लिया है आवेश का, Q1 Q2 Q3 Qn, और यहाँ पर हमने कोई बिंदु लिया है। जो फिगर है वो भी डिट्टो उसी तरह बनी हुई है, यानी कि P बिंदु पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। पूरा नियम आपको इससे पुराना जो था उसी के हिसाब से यूज करना है। Q2 के कारण बाहर की ओर, Q3 के कारण बाहर की ओर, Qn के कारण बाहर की ओर। और इनकी वैल्यूज अगर इन बिंदुओं पर हम निकालेंगे तो 1/4πε0 Q1/r माइनस R1 होल क्यूब R माइनस R1 का वेक्टर। ये देखिए इनके बीच की डिस्टेंस। इसी तरीके से आप पूरी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। और सुपरपोजिशन थ्योरम कहती क्या है, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट, सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि किसी भी बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण एक आवेश पर जो बल का मान होगा वो उनके बीज गणितीय योगफल के बराबर होगा। अब इसी सुपरपोजिशन थ्योरम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करते हैं, तो केवल बल की जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करना है, वैद्युत क्षेत्र यूज करना है। तो अब हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी कि आवेशों के एक तंत्र के कारण किसी बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रों की तीव्रताओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, यानी कि E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 Q1/r माइनस R1 होल क्यूब R1। इसी तरीके से आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अगर आप इसको सिग्मा फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 बाहर आ जाएगा, और सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 to n। और यहाँ पर वैल्यूज देखिए किस तरीके से है, तो ये हो जाएगा QI/r माइनस RI, क्योंकि हमने R लिया है एक वेक्टर फिक्स, और ये इसका होल क्यूब, और R माइनस RI इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लग जाएगा, क्योंकि R हमने किसका पोजीशन, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिया है, और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था उसके अंतर्गत हमने वैद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसके बाद किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, उसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म पढ़ा, और उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा। तो आप अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाइए। धन्यवाद।